हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय महात्मा गांधी के बारे में बता रहा हूँ। महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों से मैं आप लोगों को अवगत करा रहा हूँ। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन पृष्ठभूमि। असहयोग आंदोलन के कारण कौन कौन से थे, उन कारणों से मैंने आपको अवगत कराया था। आज का विषय है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। असहयोग आंदोलन क्यों हुआ यह मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, और असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ, कैसे हुआ, इसके परिणाम क्या हुए, मैं आज के वीडियो में आपको अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं असहयोग आंदोलन की तरफ। असहयोग आंदोलन 1920 से शुरू होता है और यह 1922 तक चलता रहता है, यानी कि लगभग 2 वर्षों तक असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत क्यों करनी पड़ी, इसके विभिन्न कारण थे, जैसे कि रावलट एक्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग कांड, खिलाफत आंदोलन, यह विभिन्न समस्याएं थीं और इन विभिन्न समस्याओं को लेकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की तरफ रुख किया था। और यह असहयोग आंदोलन वैसे तो 1 अगस्त 1920 को ही शुरू हो गया था। औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को आंदोलन का प्रारंभ होता है। औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 से औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, लेकिन यह असहयोग आंदोलन अभी व्यापक रूप नहीं ले पाया था। इसके लिए चूंकि 1 अगस्त 1920 को तिलक की भी मृत्यु हो जाती है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। किसकी मृत्यु? बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है तो यह एक अवसर मिल जाता है सबके लिए, और जगह जगह शोक सभाएं आयोजित की जाती हैं और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया जाता है। इस असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को लेकर 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है 4 सितंबर 1920 को। 4 सितंबर 1920 को कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन होता है और महात्मा गांधी इसमें अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं। तो इसमें जब महात्मा गांधी अपने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हैं तो उनके प्रस्तावों में विभिन्न बिंदु शामिल थे, विभिन्न योजनाएं शामिल थीं, विभिन्न कार्यक्रम शामिल थे। कुछ जैसे महात्मा गांधी ने अपने असहयोग प्रस्ताव में शामिल किया था, पहला, नौकरियों का त्याग। महात्मा गांधी चाहते थे कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, लोग सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं, वह सभी लोग अपनी नौकरियों से त्याग पत्र दे दे। चूंकि महात्मा गांधी चाहते थे कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ पूरी तरह से असहयोग करेंगे ताकि उसकी राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक मशीनरी जो है वह भंग हो जाए, ब्रिटिश सरकार लाचार हो जाए और लाचार होकर फिर हमको स्वशासन सौंप दे, हमको आजादी दे दे, हमको स्वराज्य दे दे। तो इस संदर्भ में महात्मा गांधी असहयोग प्रस्ताव पारित करते हैं। उसमें विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, जैसे नौकरियों का त्याग, सरकारी उत्सवों का परित्याग करना, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा उत्सव आयोजित किए जाते थे, समारोह आयोजित किए जाते थे, उन समारोहों का बहिष्कार करना,
और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार, अंग्रेजी स्कूलों का बहिष्कार करना, अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करना, अदालतों का बहिष्कार करना, निर्वाचन का बहिष्कार करना। 1919 के तहत मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में जो उसमें प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसके तहत निर्वाचन भी होने थे, जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल का निर्वाचन होता था और प्रांतीय निर्वाचन होता था, तो विभिन्न प्रांतीय निकायों का निर्वाचन होता था। तो इन निर्वाचनों का बहिष्कार करना यह महात्मा गांधी का मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह थी कि विदेशी माल का बहिष्कार करना। महात्मा गांधी ने विदेशी माल के बहिष्कार को भी अपना हथियार बनाया, अपना औजार बनाया। इसके अलावा कुछ सकारात्मक कार्य भी महात्मा गांधी ने अपने असहयोग आंदोलन में शामिल किए थे, जैसे स्कूल और कॉलेजों की स्थापना। जब हम सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करेंगे तो फिर बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, इसके लिए महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना का सुझाव दिया। अदालतों के बहिष्कार के एवज में वह ग्राम पंचायतों के गठन की स्थापना पर बल दिए। स्वदेशी का प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि विदेशी माल का बहिष्कार होना था, तो जो स्वदेशी उत्पाद थे उनका प्रचार प्रसार करना, स्वदेशी का उपयोग करना उनके सकारात्मक कार्यक्रमों में शामिल था। हथकरघा और हाथ की बुनाई का जीर्णोद्धार करना, हथकरघा उद्योगों का जीर्णोद्धार करना भी इस आंदोलन में शामिल किया गया। इसके अलावा अस्पृश्यता का अंत भी इस योजना में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम में अस्पृश्यता का अंत भी शामिल किया गया। तो महात्मा गांधी के कुछ सकारात्मक कार्य थे, कुछ नकारात्मक कार्य थे। नकारात्मक कार्यों से ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना था, सकारात्मक कार्यों से भारतीयों की खुद की आवश्यकताएं पूरी करनी थी। तो ऐसे में सितंबर 1920 में कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? लाला लाजपत राय अध्यक्ष होते हैं। जब लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष होते हैं, तो चूंकि लाला लाजपत राय भी इस असहयोग के प्रस्ताव में नहीं होते हैं और ढेर सारे नेता असहयोग के प्रस्ताव में नहीं होते हैं, सारे नेता भी असहयोग के प्रस्ताव में नहीं होते हैं। वह चाहते हैं कि हमें स्वशासन संवैधानिक साधनों से मिले, वैधानिक साधनों से मिले। लेकिन गांधी जी का यह मानना था कि अब हमें संवैधानिक और वैधानिक साधनों का परित्याग करना होगा और हमें अंग्रेजों से स्वशासन प्राप्त करने के लिए हमें एक उचित और अहिंसक मार्ग को अपनाना होगा और व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन करना होगा। तो चूंकि कुछ नेता विरोध में होते हैं इस प्रस्ताव के, लेकिन फिर भी यह जो महात्मा गांधी का प्रस्ताव होता है बहुमत से पारित हो जाता है, बहुमत से पारित हो जाता है सितंबर 1920 के कांग्रेस के अधिवेशन में। फिर कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, कांग्रेस का दिसंबर 1920 में अधिवेशन होता है। किसका? कांग्रेस का। ये नागपुर में होता है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है। इस नागपुर के अधिवेशन में महात्मा गांधी को सर्वसम्मत से इनको नेता चुन लिया जाता है और इनको सर्वाधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। क्योंकि महात्मा गांधी चाहते हैं कि कांग्रेस की एक ऐसी वर्किंग कमेटी हो, एक कार्यकारिणी समिति हो, जो कि पूरे वर्ष भर कार्य करती रहे, कार्य योजना तैयार करती रहे, कार्य योजना का पर्यवेक्षण करती रहे, परीक्षण करती रहे और वह लगातार वर्किंग में बनी रहे। इसमें महात्मा गांधी ने 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सुझाव दिया था। हालांकि इसका सुझाव 1916 में तिलक दे चुके थे, 1916 में तिलक भी दे चुके थे कि कांग्रेस की एक कार्यकारिणी कमेटी होनी चाहिए, जो कमेटी वर्ष भर कार्य करती रहे और सबको दिशा निर्देशन देती रहे, लेकिन उसके उनके योजना पर अमली जामा नहीं बनाया गया या कार्य रूप में उसको परिणित नहीं किया गया। जब महात्मा गांधी आते हैं तो दिसंबर 1920 में एक 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई जाती है और फिर महात्मा गांधी का यह जो असहयोग प्रस्ताव होता है यह भारी बहुमत से पारित हो जाता है, फिर भारी बहुमत से पारित हो जाता है। और महात्मा गांधी जनवरी 1921 में यह जो होता है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है। असहयोग
आंदोलन का प्रारंभ होता है। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है जनवरी 1921 में। क्योंकि दिसंबर 1920 में सारे प्रस्ताव पारित हो जाते हैं, महात्मा गांधी को सर्वाधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है। महात्मा गांधी पूरे देश का दौरा करके लोगों के लिए इस आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। जब भारी जन समर्थन इनके आंदोलन को मिलता है तो 1921 के प्रारंभ में महात्मा गांधी यह आंदोलन छेड़ देते हैं। और इस आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी को जो केसर हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि को परित्याग कर दिया। सेठ जमनालाल बजाज ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी की उपाधि को त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शर की उपाधि त्याग दिया। और इस तरह से 1921 के प्रारंभ में यह आंदोलन की शुरुआत होती है। ये जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इस आंदोलन की शुरुआत बहुत व्यापक पैमाने पर होती है। जैसे कि छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार करना शुरू किया, कॉलेजों का बहिष्कार करना शुरू किया। छात्र अब अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने नहीं जाते थे, उनके लिए अब राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना की गई थी। क्योंकि उस समय करीब 800 के आसपास राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज की स्थापना हो चुकी थी, तो अब छात्र अपने राष्ट्रीय स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए। जो अध्यापक थे, कुछ अध्यापकों ने भी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वह राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाने लगे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस खुद बंगाल में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य बन गए थे और वह नेशनल कॉलेज को चलाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पे स्कूल का, कॉलेज का, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया जाने लगा। करीब एक जो आंकड़ा है वह आंकड़ा करीब 90,000 छात्रों ने स्कूलों का बहिष्कार किया। स्कूलों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा कार्यक्रम था अदालतों का बहिष्कार, तो अदालतों का भी बहिष्कार किया जाने लगा। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, विभिन्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विभिन्न नेता जो होते हैं वह अदालतों का बहिष्कार करते हैं, वह अदालत जाना छोड़ देते हैं। अब जो महात्मा गांधी का चूंकि यह कार्य योजना में शामिल था कि अदालतों का जब बहिष्कार होगा तो सारे मामले पंचायतों के द्वारा सुलझाए जाएंगे। तो ऐसे में ग्राम स्तर पर पंचायतें गठित की जाती हैं और जो छोटे मोटे विवाद होते हैं वह पंचायतों के द्वारा ही उसको सुलझाया जाने लगता है। तो अदालतों का बहिष्कार होता है और वकीलों ने अदालत में जाना छोड़ दिया। वकीलों के द्वारा व्यापक पैमाने पर बहिष्कार किया जाता है। यानी पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश इत्यादि दक्षिण के कुछ राज्यों में व्यापक पैमाने पर अदालतों का बहिष्कार किया जाता है, शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार किया जाता है। नेक्स्ट जो कार्यक्रम शामिल था वह था विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, ये स्कूलों का बहिष्कार शामिल था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार शामिल था और अदालतों का बहिष्कार शामिल था, जिसको मैं बता चुका हूं। अदालतों का बहिष्कार शामिल था। तो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, यह जो आंदोलन होता है, आंदोलन का यह जो कार्यक्रम होता है, यह बहुत पॉपुलर होता है। यह ग्राम स्तर पे यह काफी लोकप्रिय हो जाता है। यानी कि छोटे छोटे गांव में भी यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय होता है और हर जगह विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती है। विदेशी वस्त्रों की हर जगह होली जलाई जाती है। जैसा कि प्रभुदास गांधी बताते हैं, जो महात्मा गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे पूरे देश का, तो बताते हैं कि हम लोग ट्रेन में जब बैठे होते थे तो ट्रेन के खिड़कियों से देखते थे महात्मा गांधी जिधर जिधर जाते थे उधर उधर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती थी। महात्मा गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी ने सभी माताओं, बहनों, भाइयों से अपील की कि प्रतीक के तौर पे माताएं, बहनें अपने दुपट्टे को जला दें। जो हमारे पुरुष भाई हैं वह अपनी पगड़ी को जला दें। तो यह प्रतीक के तौर पे वह जलाए जाने लगे और हर जगह विदेशी वस्त्रों की होली मनाई गई और विदेशी वस्त्रों के दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन भी शामिल हुआ।
एक खास बात ये रही इस आंदोलन की, जो महिलाएं घर की चौकट के बाहर नहीं निकलती थी, वह चरहद्वारी की दहलीज को लांघकर इस आंदोलन में कूद पड़ी। वह रोज विदेशी वस्त्रों की दुकानों के सामने वह धरना देती थी, शराब की दुकानों के सामने धरना देती थी। जितने भी विदेशी वस्तुएं थी, सारे उन दुकानों के सामने वह धरना देती थी। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर इस आंदोलन में चली थीं। ठीक उसी समय मार्च 1921 में कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन होता है। मार्च 1921 में विजयवाड़ा अधिवेशन कांग्रेस का। मार्च 1921 में कांग्रेस का विजयवाड़ा अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने एक कोष की अपील की गई थी। कोष लोगों से अब कोष इकट्ठा करने के लिए, कांग्रेस के लिए, इस राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कोष इकट्ठा करने की अपील की गई थी और अधिक से अधिक इस कांग्रेस के सदस्य बनाने की अपील लोगों से की गई थी। वैसे ही 1920 में एक फंड बनाया गया था। तिलक के मृत्यु के बाद एक फंड बनाया गया था, तिलक स्वराज्य फंड बनाया गया था। इसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए थे, करोड़ों रुपए इसमें इकट्ठा किए गए थे। यह जो आंदोलन था अब अपनी तीव्र गति में था, अपनी चरम सीमा पर था। इसमें मोहम्मद जो अली बंधु थे, उनको हिंसक भाषण देने के आरोप में अली बंधुओं को गिरफ्तार किया जाता है। यह अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दो भाई थे। ये खिलाफत आंदोलन के नेता थे। तो खिलाफत आंदोलन की क्योंकि जब यह आंदोलन चल रहा था तो इस समय इसके साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, क्योंकि टर्की का शासक था कमाल तुर्क, उसको सारे विश्व के मुसलमान अपना धर्मगुरु मानते थे और वह चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद टर्की के साम्राज्य को छिन-भिन्न न किया जाए। लेकिन वहां पर फिर छिन-भिन्न हो जाता है। अंग्रेज इनके खिलाफत आंदोलन के अंग्रेज मुसलमानों की बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और सिवस की संधि होती है 1920 में, और सिवस की संधि के तहत टर्की के साम्राज्य को छिन भिन्न कर दिया जाता है। जितने मित्र राष्ट्र होते हैं उसके राष्ट्रों को आपस में बांट लेते हैं, उसके प्रदेशों को आपस में बांट लेते हैं और कमाल तुर्क को बहिष्कृत कर दिया जाता है वहां पर। फिर कमाल पाशा के 1921 में कमाल पाशा के नेतृत्व में वहां पर धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना होती है। तो यह जो खिलाफत आंदोलन होता है 1922 तक ये समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से खिलाफत आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे मोहम्मद अली और अली बंधु, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है हिंसक भाषण देने के आरोप में, क्योंकि उनके भाषणों से हिंसा हो जाती है, अतः उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। महात्मा गांधी से उसमें लॉर्ड रीडिंग की वार्ता होती है। लॉर्ड रीडिंग कहते हैं कि अली बंधुओं को हिंसक भाषण न देने के लिए मनाए, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। महात्मा गांधी का ये मानना होता है कि उनके ऐसा कहने पे यह आंदोलन सांप्रदायिक रूप ले लेगा। तो रीडिंग की और महात्मा गांधी की जो वार्ता होती है वह असफल हो जाती है। 17 नवंबर 1921 को नई व्यवस्थापिकाओं का उद्घाटन करने के लिए, जो 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था या 1919 का भारतीय शासन अधिनियम के तहत नई व्यवस्थापिकाएं स्थापित की गई थी, उसका शिलान्यास करने के लिए 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आना चाहते थे। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आना चाहते थे। वह भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसके लिए भारतीयों के सहयोग की बधाई भी देना चाहते थे। और इसके तहत भारत जो वायसराय थे और महात्मा गांधी, उन दोनों के बीच कई बार वार्ता होती है कि उस दिन शांति बनी रहे, लेकिन तब तक हम ये आंदोलन स्थगित नहीं करेंगे, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक हम आंदोलन को स्थगित नहीं करेंगे और हम प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे में लॉर्ड रीडिंग की और महात्मा गांधी की वार्ता फिर असफल हो जाती है। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई आते हैं। जब बंबई आते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स, तो कुछ उनके सहयोगी भी होते हैं, कुछ समर्थक भी होते हैं और कुछ विरोधी भी होते हैं।
और इसी दिन, जिस दिन प्रिंस ऑफ वेल्स बंबई आते हैं, इसी दिन महात्मा गांधी ने एल्फिंस्टन मिल एल्फिंस्टन मिल के हाथे में वह एक सभा आयोजन करते हैं, मजदूरों की सभा। यह सभा किसकी होती है? मजदूरों की। एक सभा आयोजित करते हैं और जब मजदूर वहां से बाहर निकलते हैं, यानी कि जो सभा में जाने गए सत्याग्रही थे, सभा में भाग लेने वाले जो सत्याग्रही थे, वह जब बाहर निकलते हैं तो प्रिंस ऑफ वेल्स के समर्थक और कांग्रेसियों में टकराव हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, गोलीबारी हो जाती है, कुछ लोग घायल हो जाते हैं और इसमें गोलीबारी भी होती है, कुछ लोगों को गंभीर चोटें आती हैं और यह आंदोलन फिर भड़क उठता है। कांग्रेसी फिर भड़क उठते हैं। प्रिंस ऑफ वेल्स जिधर जिधर जाते हैं, उधर उधर प्रिंस ऑफ वेल्स का हड़ताल, धरना प्रदर्शन और काले झंडे से स्वागत किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स जिधर जिधर जाते हैं, जिस जिस गली में जाते हैं, वह गलियां सुनसान होती है और जगह जगह काले झंडे दिखाए जाते हैं उनको। तो इस तरह से प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत नहीं किया गया और यह जो हड़ताल की गई थी, यह पूरे व्यापक पैमाने पर की गई थी। जैसे उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ने इसका नेतृत्व किया, तो असम में, बंगाल में जे.एम. सेनगुप्त ने नेतृत्व किया। राजस्थान में यह फैला, पंजाब में फैला, आंध्र प्रदेश में फैला, मध्य प्रदेश में फैला, यानी कि विभिन्न प्रांतों में यह आंदोलन अपना चरम रूप पकड़ता जा रहा था। आंदोलन जैसे जैसे प्रगति करता जा रहा था, वैसे वैसे आंदोलनकारियों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जाने लगा। जितने भी बड़े बड़े नेता थे, सबको गिरफ्तार किया गया और फिर दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन के तहत आंदोलन को और अधिक विस्तृत करने की योजना बनाई जाती है। और सब कुछ महात्मा गांधी को सौंप दिया जाता है। एक बार फिर महात्मा गांधी को ही नेतृत्व करने का कार्यभार सौंप दिया जाता है। नेतृत्व की जिम्मेदारी महात्मा गांधी को सौंप दी जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे सरकार के द्वारा दमनात्मक नीतियां अपनाई गई थी। आंदोलन प्रगति पर था और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन में राजद्रोह अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया। सबको बंदी बनाती थी और करीब यह दिसंबर 1921 और जनवरी 22 के मध्य करीब इनकी संख्या 60,000 के आसपास पहुंच चुकी थी। 60,000 कैदियों की संख्या पहुंच चुकी थी। कांग्रेसी गिरफ्तार किए जाने लगे। जैसा कि इस आंदोलन में एक विचित्र बातें देखने को मिली थी। जितने भी छात्र होते थे, वह जबरदस्ती जाकर पुलिस की गाड़ी में बैठ जाते थे और जेल जाने के लिए कहते थे। पुलिस अधिकारी आश्चर्यचकित हो जाते थे कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते थे। जितनी भी महिलाएं थीं, विदेशी साड़ी पहनने से इनकार कर दिया, विदेशी चूड़ियां पहनने से इनकार कर दिया, विदेशी गहने पहनने से इनकार कर दिया। तो इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का व्यापक पैमाने पर बहिष्कार किया जाने लगा। सरकार की जो आर्थिक स्थिति थी वह पंगु हो चुकी थी। उनका जो माल की बिक्री थी घटकर 50% पर आ गई थी। तो राजद्रोह अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया गया। सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। भाषण के ऊपर बैन लगाया जाने लगा। जैसे कि चित्तरंजन दास मेमन सिंह में सभा करने के लिए जाने वाले थे। चित्तरंजन दास को मेमन सिंह जाने से रोक दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरुल हक को आगरा जाने से रोक दिया गया। याकूब हुसैन को कलकत्ता जाने से रोक दिया गया। लाला लाजपत राय को पेशावर जाने से रोक दिया गया। विभिन्न नेताओं को रोक दिया जाता है। क्योंकि इसी बीच 4 मार्च 1921 को एक कांड होता है। उस कांड को हम
ननकाना कांड के नाम से जानते हैं। ननकाना कांड के नाम से जानते हैं अमृतसर के ननकाना में करीब सैकड़ों सिख इकट्ठा हुए थे। ननकाना के गुरुद्वारे में सैकड़ों सिख इकट्ठा होते हैं और सैकड़ों सिख जैसे ही गुरुद्वारे में इकट्ठा होते हैं वह अपना विचार विमर्श या फिर प्रार्थना सभा करते हैं। वैसे ही ब्रिटिश सरकार की फौजी गाड़ियां पहुंच जाती हैं और उन पर भी दनादन गोलियां चलाने लगती हैं। इसमें करीब 70 सिखों की मौत हो जाती है। 70 सिखों की मौत हो जाती है। 70 सिखों की मौत हो जाती है और सैकड़ों घायल हो जाते हैं। तो इस तरह से सरकार के द्वारा दमनात्मक नीतियां चालू थी, लेकिन जितनी दमनात्मक नीतियां थी उतना ही आंदोलन प्रगति करता जा रहा था। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के माध्यम से गांधी जी से वार्ता करने का प्रयत्न किया गया था। गांधी जी की वार्ता करने से लॉर्ड रीडिंग ने मदन मोहन मालवीय के माध्यम से गांधी जी से वार्ता करने का प्रयत्न किया गया, आंदोलन को स्थगित करने का प्रयत्न किया गया, खिलाफत आंदोलन को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन महात्मा गांधी इसके पक्ष में नहीं होते हैं। जब दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन होता है तो इसमें महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि अब तो आंदोलन जो था वह व्यक्तिगत भी हो गया था और सामूहिक रूप से भी हो गया था। महात्मा गांधी को चूंकि सर्वाधिकारी चुन लिया जाता है, इस अधिवेशन में भी चुन लिया जाता है, कमान इन्हीं को सौंप दी जाती है और महात्मा गांधी यह आंदोलन जारी रखते हैं। जनवरी 1922 में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है। सर्वदलीय सम्मेलन जनवरी 1922 में सर्वदलीय सम्मेलन होता है। यह किसके बीच होता है? कांग्रेस और अन्य दल प्लस सरकार के बीच होता है। कांग्रेस और सरकार के बीच ये सर्वदलीय आंदोलन होता है, सर्वदलीय सम्मेलन होता है। लेकिन ये सर्वदलीय सम्मेलन जो आयोजित किया जाता है यह भी असफल हो जाता है, इसमें कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है। महात्मा गांधी बार बार लॉर्ड रीडिंग को पत्र भेजते थे कि उनकी मांगे मान ली जाए, लेकिन उनके पत्रों पर, उनकी सिफारिशों पर कोई सुनवाई नहीं की जाती थी। अब 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी अब फिर सरकार को अंतिम पत्र लिखते हैं और खुला पत्र लिखते हैं। वह महात्मा गांधी चेतावनी देते हैं कि यदि कांग्रेसियों की बात नहीं मानी गई तो बारदोली और गुंटूर में भी आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। और यह असहयोग आंदोलन की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारदोली में असहयोग आंदोलन की पूरी तैयारी हो चुकी थी और 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा गया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं, 1 हफ्ते के अंदर यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस आंदोलन को और अधिक व्यापक बना दिया जाएगा और बारदोली और गुंटूर में आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। कर न दो आंदोलन वहां पर चलाया जाएगा। तो ऐसे में गांधी जी के द्वारा जो एक चेतावनी दी गई थी यह अभी 1 हफ्ते पूरे नहीं हुए थे। 1 हफ्ते अभी पूरे नहीं हुए थे। तब तक एक 5 फरवरी 1922 को एक ऐसा कांड हो जाता है जिसे पूरा देश स्तब्ध हो जाता है। यह आंदोलन बहुत ही प्रगति कर रहा था, ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी, लेकिन तब तक इस कांड से महात्मा गांधी को यह आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। वह कांड है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, जिसको हम चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के मुंडेरा बाजार में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित होती है। 5 फरवरी को चौरी चौरा में खिलाफत और कांग्रेसियों का एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस निकलता है और पुलिस से झड़प हो जाती है।
हिंसा हो जाती है और पुलिस उसमें गोली चला देती है। पुलिस उस जुलूस पर गोली चला देती है और 2 लोग मारे जाते हैं, 2 लोगों को गोली लग जाती है और मारे जाते हैं। इतने में जो भीड़ होती है वह भड़क उठती है, हिंसक हो उठती है और पुलिस वालों को घेर लेती है, दौड़ा दौड़ा कर मारती है। यह पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए थाने में घुस जाते हैं, चौरी चौरा थाने में घुस जाते हैं। भीड़ का गुस्सा इतने से ही शांत नहीं होता है, वह थाने को चारों तरफ से घेर लेती है और थाने में आग लगा देती है। जब थाने में आग लगा देती है तो उस थाने में 21 पुलिस वाले और एक दरोगा होता है, जशाई होता है, वो सब जलकर मर जाते हैं, जलकर मर जाते हैं। यह घटना 5 फरवरी 1922 को होती है। महात्मा गांधी को जैसे ही पता चलता है कि गोरखपुर के चौरी चौरा में यह घटना घटित हो गई है जिसमें कि 22 पुलिस वाले मारे गए हैं, ऐसे में महात्मा गांधी ने आंदोलन को तुरंत स्थगित करने का निर्णय लिया, क्योंकि ऐसे ही एक हिंसा मद्रास में हो चुकी थी और महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे इस अहिंसक आंदोलन में कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, यदि कहीं भी हिंसा हुई तो मैं अपना आंदोलन वापस ले लूंगा। और चूंकि महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत होने पर यह भी कहा था कि यदि मेरे कार्यक्रम पर विचार किया गया, इस कार्यक्रम के आधार पर हम लोग चलें तो हमें 1 वर्ष के अंतर्गत ही स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी का सपना पूरा नहीं हो पाया, 1 वर्ष के अंदर स्वराज्य नहीं मिल पाया और महात्मा गांधी को यह आंदोलन स्थगित करना पड़ता है। 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया, स्थगित करने का निर्णय ले लिया, स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। जब 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया तो अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। उन्होंने चूंकि उस आंदोलन में हिंसा हो रही थी, इसलिए इस हिंसा का प्रत्याग कर अब रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया, जैसे कि कांग्रेसियों के लिए अधिक से अधिक सदस्य भर्ती करना, चरखे का वितरण करना, लोगों को चरखे बांटना, लोगों को प्रशिक्षित करना, सूती वस्त्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना, विद्यालय की स्थापना करना, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना करना, ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन करना, ये सब रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाने लगा। लेकिन 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर लिया जाता है महात्मा गांधी को और एक जज होता है ब्रूमफील्ड, यह महात्मा गांधी के ऊपर राजद्रोह का केस लगाता है और महात्मा गांधी को 6 वर्षों की सजा हो जाती है। 6 वर्षों की सजा हो जाती है महात्मा गांधी को। तो इस तरह से जब महात्मा गांधी जेल चले जाते हैं, आंदोलन स्थगित हो जाता है, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहता है, तो महात्मा गांधी को स्वास्थ्य कारणों से महात्मा गांधी को फरवरी 1924 में महात्मा गांधी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। 5 फरवरी 1924 को महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी को रिहा कर दिया जाता है। महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, लेकिन इस आंदोलन में बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया था, जैसे कि सी राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल बंधुदास, हकीम अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन सारे नेताओं ने नेतृत्व किया था, जगह जगह नेतृत्व किया था। यह आंदोलन राष्ट्रीय रूप ले लिया था, यह जन आंदोलन का रूप लिया था। इसके पहले भी आंदोलन हुआ था, लेकिन वह राष्ट्रीय स्तर पर नहीं हुआ था, जन आंदोलन नहीं हुआ था, वह कुछ क्षेत्रों में हुआ था, लेकिन यह पूरे भारत को अपने आगोश में ले लिया था। हर जगह गांधी जी की चर्चा होने लगी, गांधी जी के कार्यक्रम को अपनाया जाने लगा। लेकिन गांधी जी ने आंदोलन तो स्थगित कर दिया, लेकिन साथ ही साथ कुछ नेताओं के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा इस आंदोलन की आलोचना भी की गई। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ठीक उस समय जब आंदोलन अपने चरम पर था,
तो स्थगित करने का निर्णय लेना यह मूर्खतापूर्ण कार्य था। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि महात्मा जी किसी कार्य का प्रारंभ बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, उनको एक के बाद एक सफलता मिलती जाती है, लेकिन जब सफलता अपने चरम पर पहुंचती है तो महात्मा गांधी का कदम लड़खड़ाने लगता है और महात्मा गांधी फिर विचलित हो जाते हैं। मोतीलाल नेहरू कहते हैं कि कन्याकुमारी के एक गांव में अगर हिंसा होती है तो उसका परिणाम हिमालय पर स्थित किसी गांव के व्यक्तियों को नहीं भुगतना चाहिए। तो जैसे कि चौरी चौरा कांड में हिंसा हो जाती है, मद्रास में हिंसा हो जाती है, पूरे देश का आंदोलन स्थगित कर देना यह न्यायपूर्ण नहीं था, लोगों के साथ न्याय नहीं किया महात्मा गांधी ने, ऐसा आलोचकों का कहना है। क्योंकि इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वत्र बोलबाला था। इस आंदोलन में जितनी तन्मयता के साथ, साहस के साथ, जोश के साथ मुसलमानों ने भाग लिया, उसके पश्चात यह मुसलमान इस आंदोलन में भाग नहीं लिए, वह खिंचते चले गए। तो इस तरह से महात्मा गांधी को 1922 में यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा और आंदोलन फिर 6 वर्षों के लिए रुक गया। फिर नया आंदोलन शुरू होता है 1930 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी का दूसरा व्यापक आंदोलन, जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।